गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज फिर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज कार्यपालिका की एक पद और बचा हुआ है हमारे पास, वो उसके बाद हम लोग विधायी स्टार्ट करेंगे। तो कार्यपालिका का एक पद जो है, हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे। भाग 5 में हम लोग कार्यपालिका पढ़ रहे थे और कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक थी? 52 से लेकर 78 तक। तो इसमें एक पद आता है 148 से लेकर 151 तक, जिसे हम केग के नाम से जानते हैं। तो केग का पद भी कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण पद है और इससे भी बहुत सारे फैक्ट आते हैं। तो हम लोग आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज एक मैसेज फॉरवर्ड कर दे। हम लोग स्टार्ट करना है कि देखो, केग का जो उल्लेख है भारत में के संविधान में वो है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। अब केग के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत सारे फैक्ट यहाँ से आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझना चाहिए और निश्चित रूप से हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत पावरफुल है। ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि इस पद के बारे में कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कोटेशन इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। और चूंकि एक चीज इसे याद रखना कि केग जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो एक संवैधानिक निकाय है और स्वतंत्र निकाय है। इसमें याद रखिएगा इसके महत्वपूर्ण तथ्य में कि केग जो है यह कंट्रोलर नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ये एक संवैधानिक निकाय है और स्वतंत्र निकाय है। संवैधानिक भी है और स्वतंत्र। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि केग कैसा, तो मतलब कैसा निकाय है? तो स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय है। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया है। अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान रखा गया है। ये याद रखिएगा, इसका प्रावधान रखा गया है। 26 जनवरी 1950 को केग का गठन हुआ, मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन अनुच्छेद 148 में केग का प्रावधान रखा गया है। और इसके बाद 1968 में एक लेखा बोर्ड की स्थापना की गई और ये लेखा बोर्ड जो है, ये लेखा बोर्ड इसी का एक पार्ट है। उसके बाद 1971 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां सेवा शर्त अधिनियम लाया गया। एक ये याद रखिएगा, 1971 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां सेवा शर्तें लाया गया, ठीक है। और 1976 में सीएजी को लेखांकन कार्यों से क्या कर दिया गया? मुक्त किया गया। मतलब लेखांकन कार्य भी पहले ये करा करता था, मतलब एक तरीके से ऑडिट तो करता ही है लेकिन साथ साथ में लेखांकन का जो काम था एक तरीके से उससे इसको मुक्त कर दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि 1971 में कौन सा एक्ट बनाया गया इसके लिए? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां सेवा शर्त अधिनियम। और इसको लेखांकन से कब मुक्त किया गया? तो 1976 में। देखो, केग जो है, केग भारत सरकार का एक ऐसा पद है जो भारत में जितनी भी आय प्राप्त होती है कर से, उस आय पर ये वित्त का नियंत्रण या सार्वजनिक धन का क्या है? संरक्षण कहलाते हैं। केग को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, अनुच्छेद 148 में बोला गया है कि भारत का एक केग होगा, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो ये किसमें है? 148(1) में, ठीक है। दूसरा 148(1) में ही लिखा हुआ है कि इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। एक ये लिखा हुआ है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तीसरा, अनुच्छेद 148(1) में ही लिखा होगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, ठीक है। क्वेश्चन में कभी आया कि सीएजी को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान सीएजी को हटाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब शपथ कौन दिलाता है? तो अनुच्छेद 148(2) के तहत शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये याद रखिएगा। फिर इनको अनुच्छेद 148(3) के तहत वेतन कितना मिलता है? तो 2.5 लाख रुपए मिलता है, 2,50,000 रुपए। पदावधि इनकी कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। आपने महान्यायवादी में देखा होगा कि उसमें पदावधि लिखा था राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण पद है ये, और त्याग पत्र ये दे सकते हैं राष्ट्रपति को। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। 148 में भारत का एक केग होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। वेतन जो है वो 2.5 लाख रुपए है, जो कि संचित निधि से मिलता है। और
पदावधि जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष है, और त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा, अनुच्छेद 148(4) में लिखा हुआ है कि अगर ये सेवानिवृत्त हो गया केग के पद से कोई सेवानिवृत्त होता है तो भारत या राज्य सरकार के किसी भी पद पर वो दोबारा पद धारण नहीं कर सकेगा। अनुच्छेद 148(4) में बात लिखी हुई है कि भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार में वो कोई पद धारण नहीं करेंगे। 148(4) ऐसा बोलता है। अनुच्छेद 148(6) बोलता है कि जो केग का वेतन है वो संचित निधि पर क्या होगा, भारित होगा। वैसे सभी को संचित निधि से ही होता है, लेकिन ऐसे इसमें लिखा हुआ है 149 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 149 में कि सीएजी के जो कर्तव्य हैं और उसकी शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 149 में इसको शामिल किया गया है। मतलब सीएजी के जो कर्तव्य हैं और उसकी जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 149 में दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 150 में यह लिखा हुआ है कि संघ एवं राज्यों के लेखांकन के प्रकार कितने होते हैं, तो उसमें 3 प्रकार बता रखे हैं। आप सिर्फ यहाँ पे इतना रखना याद कि संघ और राज्यों के लेखा का प्रकार किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है, तो अनुच्छेद 150 के तहत संघ और राज्यों के लेखा के प्रकार को बताया गया है। अनुच्छेद 151 ये बोलता है कि सीएजी जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल जो होता है, वो राष्ट्रपति को प्रति वर्ष अपनी एक रिपोर्ट सौंपता है। अनुच्छेद 151 ऐसा बोलता है, और राष्ट्रपति उसको संसद के किसी भी पटल पर रखवाते हैं, मतलब दोनों सदन में रखवाते हैं। तो संसद के पटल पर राष्ट्रपति क्या करता है, केग की रिपोर्ट पर रखवाते हैं। और जो केग होता है वो सार्वजनिक धन का क्या होता है, संरक्षक होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि केग का काम क्या है। तो देखो, भारत सरकार का जितना भी कर से आय प्राप्त हुई या जितना भी लोगों के द्वारा कर दिया गया उससे प्राप्त जो आय है उस आय पर नियंत्रण रखना या सरकारी धन पर नियंत्रण रखना इस केग का काम है। और हर साल ये अपनी रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत जारी करता है और राष्ट्रपति उसको सदन में क्या करता है, संसद के पटल पर रखवाता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने मुख्य बातें आपको बता दी, कभी आए तो देखना। ये संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है। 1-2 क्वेश्चन इसमें से आता है कि प्रथम केग कौन थे, प्रथम केग कौन थे, तो याद रखना पी नरहरि जो थे वो प्रथम केग थे। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में केग कौन है, सीएजी कौन है, तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि इसके पहले जब जम्मू कश्मीर जो था उनके राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो राज्यपाल से इनको हटाकर गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का क्या बनाया गया, सीएजी बनाया गया। और ये भारत के पहले आदिवासी सीएजी है, याद रखिएगा, ये पहले आदिवासी सीएजी है। तो ये भी फैक्ट आ सकता है। अर्थात सीएजी जो है, सीओजी भारत के सार्वजनिक धन का एक मतलब कंट्रोलर है, और वो सार्वजनिक धन जो रहता है उसका व्यय जो होता है, उसकी जो आय होती है उस पर नजर रखता है। लेकिन इसका जो मुख्य फैक्टर ये आता है कि ये नजर रखता है, लेकिन वो जब नजर रखता है जब वो खर्च हो जाता है। तो इसमें एक आलोचना यही की जाती है कि जो केग अपना सार्वजनिक धन का जो रक्षक होता है वो एक तरीके से खर्च होने के बाद उस पर क्या करता है, निगरानी रखता है, जो कि एक मतलब ऑब्जेक्ट में आता है, या हम ये कह सकते हैं आलोचना में आता है। दूसरा फिर ये है कि इसकी सेवा कर्तव्य में एक चीज आलोचना ये की जाती है कि इनके पास काम का इतना ज्यादा मतलब एक तरीके से ओवरलोड है जिससे सही तरीके से क्या नहीं कर पाते हैं, उसका लेखांकन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चीजें इसमें लगती है, इसमें बताई गई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये याद रखिएगा कि सार्वजनिक जो वित्त है उस सार्वजनिक वित्त का संरक्षक ये केग होता है। और केग का जो पद है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, आप याद रखिएगा, क्योंकि कार्यपालिका मैंने आपको 78 तक बताई थी, लेकिन एक कार्यपालिका का पद 148 से लेकर 151 तक का जो पद है वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो केग का जो पद है वो कार्यपालिका का पद है। कल महान्यायवादी हमने पढ़ा था, आज हमने ये पढ़ा है। तो कल हम लोगों ने 76 आर्टिकल जो था महान्यायवादी उसको पढ़ा था। अब हम लोग कल 78-79 के बाद संसद जो है अर्थात विधायिका जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद और उसके कार्य कर्तव्य बताए गए हैं।
जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण पद होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होगा और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखिएगा, उनके द्वारा ऐसी बात की गई है। ये स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में मैंने आपको नियुक्ति बता दी, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का एक केग होगा, ये किसमें दिया गया, हटाने की प्रक्रिया क्या है, शपथ कौन दिलाता है, वेतन कितना होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देखी है। तो निश्चित रूप से छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव जरूर देख लीजिएगा। जो जो फैक्ट इसमें है वो आपसे गलत ना हो पाए, क्योंकि एग्जाम में जब पूछ लिया जाता है तो निश्चित रूप से क्या है, हम लोगों से गलत हो जाते हैं। तो सारी चीजें जो हैं, तो ये जो हमने फैक्ट देखे हैं, इन फैक्ट के बारे में आप वापस से एक रिवीजन कर कीजिएगा। और दूसरा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को फिर से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये ऐप पर भी डाउनलोड मतलब उस पर अपलोड रहता है, और आप इसका जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप जाकर देख सकते हो। तो निश्चित रूप से एक छोटा टॉपिक था, बड़ी क्लास हमारी आज की है नहीं। कल से हम जो रहेगा विधायिका पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। संचित निधि क्या होती है सोफिया? अनुच्छेद 266 के तहत, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान किया गया है। और संचित निधि जितने भी भारत से जो कर प्राप्त होता है वो संचित निधि होता है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। संचित निधि अर्थात भारत में जितनी भी पब्लिक, जो भी पब्लिक है वो कर जो देती है वो संचित निधि के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 266 में है। और आकस्मिक निधि का वर्णन जो है 267 में है। अर्थात संचित निधि से ही अधिकतर जितने भी गवर्नमेंट से संवैधानिक पद है उन सबका वेतन जो है वो संचित निधि पे ही भारित होता है, मतलब ये वेतन यहीं से दिया जाता है। तो संचित निधि अर्थात भारत में कर से प्राप्त जो आय है वो संचित निधि के अंतर्गत आती है, जिसे आर्टिकल 266 में डिफाइन किया गया है। तो इसको हम जब अगले भाग पढ़ेंगे उस भाग में इसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको और पढ़ते रहिएगा, हम कल के टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।